हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टीजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन या फिर एमए पॉलिटिक्स विच इज़ पीआईएसएम, जिनका एडमिशन जो है सीयूईटी के थ्रू हुआ था। तो उसी के क्वेश्चन पेपर को आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं और हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग टॉपिक वाइज किस तरीके से वेटेज था और क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया था सीयूईटी 2022 पॉलिटिकल साइंस, जो इसका जो कोड है PGQP42। इसके साथ साथ ये भी आपको पता चल जाएगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक एसर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो वो उसमें किस टाइप से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के कितने वेटेज हैं। तो और जितने भी ऐसे लोग हैं जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो है आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, सो दैट जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होता है वो सारा आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम टेजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है। क्लासेस में जहां पे आपको लेक्चर्स के साथ साथ स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी पेपर्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849 पे, ठीक है। या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी है, उस गूगल फॉर्म को भी फिल करके आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है हम लोग सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देंगे रिगार्डिंग द क्लासेस, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसका जो कोड है PGQP42। एमए आज जो है हम लोग ने इसका टाइटल एमए पॉलिटिकल साइंस रखा है, लेकिन सेम एग्ज़ाम हुआ था एमए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी, एमए पीआईएसएम के लिए भी। तो सबसे पहले अगर देखते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इस बार 2022 के एग्ज़ाम में जो पूछा गया था, 2022 के एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था वो था इंडियन पॉलिटी से। और उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एक अलग टॉपिक से पूछा गया था वो था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। बुक्स एंड ऑथर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। बुक्स एंड ऑथर्स मतलब कि ये बुक किसने लिखी है, या फिर इस बुक के जो है ऑथर कौन है, या इस ऑथर के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है या कौन सी बुक नहीं लिखी गई है। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच बुक्स एंड ऑथर्स टाइप क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। तो सेपरेट वीडियो में हम लोग इन बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो था पॉलिटिकल थ्योरी था, फिर आईपीटी इंडियन पॉलिटिकल थॉट से अराउंड 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री से अराउंड 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप जहाँ पे बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो टॉपिक्स होते हैं उसी से आपके अराउंड 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। IFP इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इंटरनेशनल रिलेशन के जो थ्योरी वाले पार्ट होते हैं उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अदर्स में जो हम लोगों ने डाला है, एक है इसमें कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप जब भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं अगले साल के लिए, आप डिटरमाइंड हैं कि अगर आपको जेएनयू जाना है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से सीयूईटी के पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपको इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा कट ऑफ मार्क्स। तो कट ऑफ मार्क्स से आपको एक रिलेटिव आइडिया हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कवर अप कर लेने से हो जाएगा। तो इसका अलग अगर हम लोग मान लीजिए परसेंटेज के बेसिस पे वेटेज देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इंडियन पॉलिटी रफली आपका 25% क्वेश्चन जो वेटेज है उसको कवर अप कर रहा है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जाम या सीयूईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें 2 पेपर होता है, पेपर ए और पेपर बी। पेपर बी जो होता है ये डोमेन स्पेसिफिक होता है। डोमेन स्पेसिफिक मतलब कि इसमें पेपर बी में ओनली पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और पेपर ए होता है वो जनरल सेक्शन होता है जहाँ पे आपके जो है इंग्लिश भी आ जाती है, क्वांटिटेटिव, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ पूछ लिया जाता है। जेएनयू जो है सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक जो स्कोर्स होते हैं उसी को कंसीडर करके एडमिशन देगा। तो आप देखिएगा कि इंडियन पॉलिटी का जो वेटेज था 25% था। वहीं वर्ल्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो वेटेज था ये आपका 20% था। इसके बाद जो थर्ड आ जाता है ये है आपके
बुक्स एंड ऑथर्स। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं, जो 3 टॉपिक है, नंबर 1 हो गया इंडियन पॉलिटी, नंबर 2 हो गया आपका WPT, और थर्ड हो गया बुक्स एंड ऑथर्स। तो इन तीनों टॉपिक को मिला के आपका 60% को जो है क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से आया था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी से आपका 10% आया था। तो अगर आप इस पॉलिटिकल थ्योरी को भी आप अगर इंक्लूड कर देते हैं तो 70% जो है क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे गए थे। और 70% और 70 क्वेश्चंस में अंतर है। मैं आपको बता दूं, जो 75 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं उसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो वो 100% हो जाता है। फिर आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो ये सब में आप देखिएगा कि रफली अराउंड 30% क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे गए। तो 30% का मतलब हो जाता है कि अगर आप 75 क्वेश्चंस ले रहे हैं तो अराउंड 20 क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक से पूछे गए थे, और 55 जो क्वेश्चन है ये आपके सिर्फ 4 टॉपिक से ही पूछे गए थे। तो एक आप देख पा रहे हैं कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके साथ आपके बुक्स एंड ऑथर्स और पॉलिटिकल थ्योरी। तो बुक्स एंड ऑथर्स को आप सेपरेट भी कर दीजिए, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स जो पूछे जाते हैं वो अलग अलग टॉपिक के बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं। तो उसमें आप देखिएगा कि अगर आप बुक्स एंड ऑथर्स को हटा के पॉलिटिकल थ्योरी को इंक्लूड कर दीजिएगा तो अराउंड 75 में आप मान के चलिए कि 35 क्वेश्चन जो है आपके 3 टॉपिक से आ रहे हैं। इनफैक्ट 35 नहीं, इनफैक्ट 45 आप मान के चलिए कि सिर्फ 3 टॉपिक से आ रहे हैं। तो ये वो एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस या एक वेटेज की हम लोग बात करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर मुझे कौन सा टॉपिक को सबसे पहले कवर अप करना है, तो इससे वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछने का क्या क्या तरीका है। तो ये जो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो टेबल आप देखिएगा, ये टेबल डिस्कस करता है कि किस किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर हम लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए MCQ बेस्ड क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। MCQ बेस्ड इन द सेंस कि जहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, एक स्टेटमेंट और उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो वो हो जाता है आपका MCQ। लेकिन आप देखिएगा कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट टाइप होता है जहाँ पे आपको स्टेटमेंट 1 दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट 2 दे दिया जाएगा, और आपको बताना है कि इंडिविजुअली दोनों करेक्ट है, दोनों गलत है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। असर्शन रीजन और स्टेटमेंट टाइप में भी एक छोटा सा डिफरेंस होता है। असर्शन रीजन में क्या होता है कि असर्शन माइट बी राइट, माइट बी रॉन्ग। अगेन रीजन भी है आपका, राइट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और लिंकेज देखा जाता है कि क्या रीजन जो है वो असर्शन में जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में वो जो लिंकेजेज होते हैं वो मिसिंग करते हैं। तो इतना ही डिफरेंस होता है। तो इसमें असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग एक बार सेपरेटली डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है, क्या फंडामेंटल डिफरेंस होता है। फिर मैच टाइप होता है जहाँ पे कॉलम ए होता है, कॉलम बी होता है, और आपको पूछा जाता है कि कौन कौन सा करेक्ट है। मल्टीपल स्टेटमेंट, तो आप ये देखिएगा कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी बहुत पूछे गए थे। मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप मतलब 4 आपको जो है ऑप्शंस दे दिए गए हैं, और इन्हीं ऑप्शंस में पूछा गया कि कौन कौन से सही है। 1 और 2 करेक्ट है, 2, 3, 4 करेक्ट है, 1, 2, 3 करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट है। तो ये हो जाता है मल्टीपल टाइप स्टेटमेंट। तो आप ये देखिएगा कि MCQ बेस्ड के बाद जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन से ही पूछे गए थे। तो एक आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन को इस तरीके से फॉर्मुलेट करने का ये तरीका हो जाता है। और एक क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा गया था। तो इस टेबल को अगर आप ये देखते हैं, अगर आप इसमें सारी चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म और जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए आपको अरेंज करने के लिए पूछा गया, हो सकता है इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन चांसेस हैं कि अगले बार हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 5 क्वेश्चन पूछ दिया जाए। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि जिस टॉपिक से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था उसी टॉपिक से अगले बार भी क्वेश्चन पूछा जाए। हो सकता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। हो सकता है इसमें जो अगर डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री उससे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। हो सकता है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रिलेटिव या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रिलेटिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए।
तो इस तरीके से प्रिपरेशन करना जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है। और इसी के रूप में आप देखिएगा तो ये जो वेन डायग्राम है ये आपको दर्शाता है कि एमसीक्यू का जो वेटेज है आपका 61% है। तो अगर आप इसको मान लीजिए इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो 42-43 क्वेश्चन हो जाता है। मल्टीपल टाइप आपके 25% है। और इनफैक्ट ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो है यही जो है वेटेज इंक्रीज कर देता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मल्टीपल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है ये आपके डिफ़िकल्टी लेवल को इन्हेंस कर देता है। तो ये आप ये इधर पार्ट छोड़ दीजिए, 61% छोड़ दीजिए, तो ये वाला जो आपका पार्ट हो जाता है इकोलॉजिकल, तो ये सारा ही आपका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज कर देता है। तो आप मान के चलिए कि 40% जो है आपका लेवल डिफ़िकल्ट होने वाला है, 60% जो है डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये आप एक रिलेटिव भी आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल तो किस तरीके से होता है। तो मान के चलिए कि ऑन एवरेज 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिफ़िकल्ट एंड 50% विल बी रिलेटिवली इजी। तो अब आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो माइंडसेट के साथ ही आपको करना है कि डिफ़िकल्टी लेवल ये नहीं कि सडनली एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ गए हैं और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप हम लोग एक एक क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो ये पता नहीं चल पाता है कि ये डिफ़िकल्ट है, ये आसान है। तो इसीलिए ये हम लोगों ने एक वेन डायग्राम के रूप में आप लोग को समझाने की कोशिश की है कि इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि कितना परसेंट ऑफ द क्वेश्चन या कितने क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मान लीजिए 75 क्वेश्चंस है, तो 75 क्वेश्चंस में मान लीजिए 35 एंड 40 क्वेश्चन जो है 35 आपके डिफ़िकल्टी लेवल के हाई डिफ़िकल्टी लेवल होंगे और 40 जो है आपके लो डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन होंगे। ये एक लास्ट टेबल है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस टेबल में हम लोगों ने ये किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है इंडियन पॉलिटी की डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बताया है। कि ये जो टेबल है सिर्फ इंडियन पॉलिटी के जो 19 क्वेश्चंस थे उसी को ये टेबल बताता है कि इंडियन पॉलिटी में जो टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें 9 जो है मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी का, और इस बार भी सारे लोग बोल ही रहे थे, अगर आप पेपर को आपने देखा है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंडियन पॉलिटी का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो उससे ये भी चीज़ क्लियर हो जाता है कि टोटल अगर मान लीजिए 18 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसमें 9 जो है आपके सिर्फ इंडियन पॉलिटी में ही कवर अप किया गया है। एसर्सन रीजन में अगर आप देखिएगा कि एसर्सन रीजन में अगर 4 ही एसर्सन रीजन के क्वेश्चंस पूछे गए तो 3 आपके जो है इंडियन पॉलिटी में ही पूछा गया। इसलिए मैंने बोला कि अगर इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो टोटल 12 हो जाता है। तो 12 को आप मान के चले कि अच्छी डिफ़िकल्टी लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे और बाकी 7 जो है आपके टोटल 19 क्वेश्चन में आपके जो 7 क्वेश्चन थे वो सिंपल मल्टीपल चॉइस है। लेकिन मल्टीपल चॉइस अपने आप में ऐसा नहीं है कि हर एक मल्टीपल चॉइस आसान होता है। तो आप मान के चलिए कि रफली जो इंडियन पॉलिटी का जो वेटेज था वो काफ़ी ज़्यादा हाई भी था और डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई था रिलेटिव इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स। तो ये वेन डायग्राम आपको ये शो कर देता है, ठीक है, कि रिलेटिवली आपके 50% जो है मल्टीपल टाइप ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक चीज़ जो हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो आप लोग को स्ट्रेस करना है कि ज़रूरी नहीं है कि इस बार इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा गया है तो अगले बार भी पूछा जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार पूछ लिया गया तो अगले बार नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है दोबारा अगले साल भी 2023 के CUT एंट्रेंस एग्जाम इंडियन पॉलिटी का सेम स्ट्रक्चर रिपीट कर दिया जाए और हो सकता है किसी और टॉपिक को उठा के, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चन को, या फिर हो सकता है पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन को जो है डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करके क्वेश्चंस पूछे जाए। तो जब भी आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन की किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इसीलिए जब भी हम लोग क्लासेस में स्टूडेंट को बताते हैं तो ये भी बताते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से रेज हो सकता है, चाहे वो असर्शन रीजन के टाइप में हो, चाहे वो मल्टीपल स्टेटमेंट के टाइप में हो, या फिर मैच द फॉलोइंग के टाइप में हो, या MCQs के टाइप में हो। तो वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप हर एक टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन जो है रेज किए गए हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर लें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
इसके अलावा अगर आपको क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप 8448878849 पे आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्लासेस के साथ साथ स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी पेपर्स, कुछ भी आपको चाहिए अपने प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप जेएनयू के लिए सीरियस हैं, क्योंकि आपने देख रखा है कि कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई जा रहा है, अगर आप सीरियस हैं तो फटाफट कॉल और मैसेज कीजिए और आज से ही आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा भी आपके पास प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट पर भी कमेंट कीजिए एंड विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।